wire of length L for plus minus 0.04 centimeter, radius R 0.2 plus minus 0.002 centimeter, and mass M 0.3 plus minus 0.003 gram. The maximum percentage error in the density of its matter is. तो ये प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ये वायर है, इस वायर की जो रेडियस है वो दे रखी है R और R की वैल्यू ये है, R की वैल्यू है हमारे पास 0.2 प्लस माइनस 0.002 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो है L की वैल्यू है ये 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, और इसका जो वायर का मास है वो M है, और M की वैल्यू अपने पास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। तो पूछा है कि इस वायर के जो डेंसिटी है उस डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या होगी। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं कि डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इस वायर का m है हमारे पास, वॉल्यूम इस जो शेप सिलेंड्रिकल शेप है वायर की, तो हम वॉल्यूम लिख पाएंगे पाई r स्क्वेयर l। अब हम रो में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करें तो लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल्स टू मास की पावर 1 है, तो 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन m प्लस पाई कांस्टेंट है, और r की पावर है 2, तो 2 गुणा में r में कितनी परसेंटेज एरर है वो लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन r प्लस l की पावर है 1, तो 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन f। तो परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल्स टू 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन m, तो m में परसेंटेज एरर हम लिखेंगे कि डेल्टा m बटा m गुणा 100% प्लस 2 गुणा परसेंटेज एरर इन r, ये होगा डेल्टा r बटा r गुणा 100% प्लस परसेंटेज एरर इन l, और l में परसेंटेज लिखेंगे डेल्टा l बटा l गुणा 100%। डेल्टा m की वैल्यू अपने पास है ये 0.003, 0.003, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और m की वैल्यू अपने पास 0.3 गुणा 100% प्लस 2 गुणा डेल्टा आर की वैल्यू अपने पास ये है 0.002 सेंटीमीटर, 0.002, यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू अपने पास 0.2, आर की वैल्यू 0.2 गुणा 100% प्लस डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास 0.04, यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू एल की वैल्यू अपने पास 4 मल्टीप्लाई 100%। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ये आ जाएगा 1%, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2%, प्लस जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1%। तो रो में कितने परसेंटेज एरर आई, 4%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना है, 4। करेक्ट आंसर अपने पास बी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट μ0 हैज द सेम यूनिट ऑफ एज। तो हमें पूछा है यूनिट ऑफ μ0 ε0।
एप्सिलॉन जीरो अपने पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू जीरो अपने पास है परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैक्यूम। तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को डिफाइन करें वैक्यूम में तो वो होती है c इज इक्वल्स टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ से म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/c। यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करें LHS RHS में तो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। सी अपने पास वेलोसिटी है तो 1 बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास वेलोसिटी की पावर -2। तो ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं कर रहा है तो अपने एक नया ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज वेलोसिटी की पावर -2। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेक्टेंगुलर प्लेट हैज द लेंथ 4 ± 0.04 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 ± 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिट्स एरिया। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ L है और L की वैल्यू अपने पास ये है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो B है और अपने पास ये B की वैल्यू है। इसका जो एरिया है वो हम लिखेंगे L गुणा में B। L और B की पावर यहाँ पर 1 1 है तो परसेंटेज एरर इन A इज इक्वल्स टू L की पावर 1 है तो 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन L प्लस B की पावर भी 1 है तो 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन B। तो परसेंटेज एरर इन A इज इक्वल्स टू 1 गुणा में परसेंटेज एरर इन L। तो L में परसेंटेज एरर हम लिखेंगे डेल्टा L बटा L गुणा 100% प्लस परसेंटेज एरर इन B। तो परसेंटेज एरर इन B इज डेल्टा B बटा B गुणा में 100%। डेल्टा L की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.04 सेंटीमीटर। 0.04 सेंटीमीटर तो 0.04 सेंटीमीटर बटा L की वैल्यू अपने पास यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में 100 से परसेंटेज 4 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा B की वैल्यू है अपने पास 0.02। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और B की वैल्यू अपने पास ये 2 गुणा में 100%। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1% प्लस ये भी 1%। तो एरिया में जो परसेंटेज एरर है मैक्सिमम परसेंटेज एरर वो आ गई 2%। तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हम एक जो फ्लूइड है लिक्विड है उसके सरफेस पर एक L लेंथ की एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं और इस इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स लग रहा है वो F। ये फोर्स इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके कारण लग रहा है। तो इस L लेंथ पर फोर्स L लग रहा है, सॉरी L लेंथ पर फोर्स F लग रहा है। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करेंगे S इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम डायमेंशन ऑफ
सरफेस टेंशन एच इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन होगी अपने पास m1 L1 T-2 बटा लेंथ की डायमेंशन अपने पास L1, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई अपने पास, ये निकल कर आती है m1 L0 और T-2, तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चार ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। यूजिंग अबव कोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू हेनरी एज अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इनमें से कौन सा सही अपने को ये चेक करना है ऑप्शन में से, और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन एल की यूनिट रखता है। एल की यूनिट मीन्स HENRY, हेनरी। कौन सा ऑप्शन हेनरी की यूनिट रखता है, तो चेक करते हैं। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है फाई इज इक्वल्स टू एल आई। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला बनता है फाई बटा फाई, यहाँ से एल की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी वेबर, डिवाइडेड बाई आई करंट की यूनिट होगी एम्पियर। तो जो इंडक्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट है वो वेबर प्रति एम्पियर भी लिखा जा सकता है अपने पास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेकंड, एल इज इक्वल्स टू फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाई करंट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो होगी टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर। टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर बटा एम्पियर, तो ऑप्शन थर्ड अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, हम जानते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है 5 E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, और हम लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से जो एल का जो फॉर्मूला बनता है वो बन गया ई डी टी बटा डी आई। यहाँ से एल की यूनिट बनती है एल इज इक्वल्स टू वोल्ट मल्टीप्लाई सेकेंड बटा एम्पियर, तो ऑप्शन सेकेंड भी हमारे पास करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से जो L का फॉर्मूला बनता है L इज इक्वल्स टू XL बटा ओमेगा। तो यहाँ से L की जो यूनिट बनेगी XL प्रेरणिक प्रतिघात, इसकी जो यूनिट है वो है ओम बटा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया प्रति सेकंड है, ये बन गया हमारे पास ओम गुणा सेकंड, तो ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट आंसर है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है कि ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, pressure depends on distance h, p is equals to alpha by beta exponential e की पावर exponential minus alpha z beta k theta, where alpha beta are constant, z distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimension of beta, beta की dimension हमें पूछी है। तो हम जानते हैं जो exponential है कोमा log फंक्शन है कोमा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कोई भी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा एंड सो ऑन, ये जो सारी फंक्शंस है वो क्या है यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो हमारे यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट में आएंगे एक्सपोनेंशियल के आर्ग्यूमेंट में, लॉग के आर्ग्यूमेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में ये क्वांटिटीज भी क्या होती है यूनिटलेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जेड बटा के थीटा जो क्वांटिटी है वो है यूनिटलेस, इसको हम एक बार 1 लिख देते हैं। यहाँ से अल्फा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है के थीटा बटा
चलिए, हम जानते हैं कि मैक्सवेल के एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरी से जो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हाफ के टी। तो यहाँ पर यदि टेम्परेचर को हम थीटा कंसिडर करें तो हाफ के थीटा, जो के थीटा की जो डायमेंशन है, यूनिट है, वो एनर्जी के डायमेंशन यूनिट के बराबर होगी। तो अल्फा की जो यदि हम डायमेंशन फाइंड आउट करें तो के थीटा की डायमेंशन हमारे पास है m1 L2 T-2 एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई L1। तो ये हमारे यहाँ पर अल्फा की जो डायमेंशन निकल के आती है वो है m1 L1 T-2। जब ये फैक्टर यूनिटलेस है, इसका मतलब प्रेशर की जो यूनिट है वो किसके इक्वल है, अल्फा बाई बीटा। तो यदि हम यूनिट को लिखें तो प्रेशर की यूनिट बराबर होगी अल्फा बटा बीटा की यूनिट के बराबर। तो यहाँ से जो बीटा की यूनिट होगी वो होगी अल्फा बटा प्रेशर। तो यदि प्रेशर की यूनिट फाइंड आउट करें, डायमेंशन फाइंड आउट करें, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 T-2 बटा एरिया की L2, जो प्रेशर की डायमेंशन निकल के आती है m1 L-1 T-2। और हम यहाँ पर अल्फा और प्रेशर की डायमेंशन पुट करें तो अल्फा की जो डायमेंशन है m1 L1 T-2 है, और इसकी प्रेशर की जो डायमेंशन है वो है m1 L-1 T-2। जब इसको सोल्व करते हैं तो बीटा की डायमेंशन आती है अपने पास m0 L2 और T0, m0 L2 T0। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। Next, if the air in the vacuum, if the air in the volume of the sphere is 6%, then the error in the measurement of its surface area will be। हम जानते हैं कि वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है स्फेयर के 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से r को लिख सकते हैं हम 3/4 पाई की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन रेडियस r इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम की पावर 1/3 है, तो 1/3 गुणा परसेंटेज एरर इन v इज इक्वल टू 1/3 गुणा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना है अपने पास, 6% है, 6%। तो अपने पास रेडियस में परसेंटेज एरर आई 2% है। वी नो दैट सरफेस एरिया है स्फीयर का वो होता है 4πr²। तो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया s इज इक्वल्स टू 4π कांस्टेंट है, r की पावर 2 है, तो 2 गुणा परसेंटेज एरर इन r इज इक्वल्स टू 2 गुणा परसेंटेज एरर इन r की तरफ अपने पास 2%, इसको लिख दिया हमने 2%। तो सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर आ गया अपने पास 4%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सपोज A is equals to BC, where A has the dimension of L/m and C has the dimension of L/t, then the dimension of B is equals to, हमें गिवन है कि A is equals to BC। तो यहाँ से B का फॉर्मूला आता है A/C। हमें B की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू A की डायमेंशन डिवाइडेड बाई C की डायमेंशन। A की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, A हैज द डायमेंशन ऑफ L/m डिवाइडेड बाई C की डायमेंशन हमारे पास है L/t। तो L/t ये सॉल्व करिए तो अपने पास आता है T/m, L से L कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ LC। L यहाँ पर इंडक्टेंस है और C है कैपेसिटेंस। तो यदि हम LCR परिपथ की बात करें
इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। LCR सर्किट सीरीज में है और हम इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला डिराइव करते हैं 1/√LC। तो यहाँ से √LC का फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है 1/ω0। तो डायमेंशन ऑफ √LC is equals to डायमेंशन ऑफ 1/ω0। तो 1/ω0 की डायमेंशन वो होगी 1/ω0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो प्रति सेकंड, ये आ गई प्रति सेकंड, ये प्रति सेकंड इसकी क्या है, यूनिट है, तो डायमेंशन अपने पास आ गई, सॉरी ये आ गई सेकंड, प्रति सेकंड का यूनिट क्या हो गया सेकंड। तो डायमेंशन इसकी कितनी आ गई m0L0T1। तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ω/C, तो हम यहाँ से इंडक्टेंस L की डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और कैपेसिटेंस C का जो यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। L और C के जो यूनिट्स है वो ओमेगा के टर्म्स में हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, kinetic energy of a body at any displacement x is denoted by k is equals to bx divided by x square plus a square. If dimension of b is given by m a b l b और t c, then a plus b plus c will be equals to। तो हमें कुल मिलाकर b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और उस डायमेंशन में m की पावर है वो a है, l की पावर b है और t की पावर c है। वहाँ से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन तीनों का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू bx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमें b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है पहले। तो हम जानते हैं कि x क्या है, यहाँ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स स्क्वेयर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर ऐड हुआ है, और दो क्वांटिटियों को तभी ऐड किया जा सकता है जब उनकी यूनिट और डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर यदि डिस्टेंस का स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर भी डिस्टेंस का स्क्वेयर होगा। इट मीन्स यदि हम बात करें केवल डायमेंशन की, तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल्स टू बी की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, डिस्टेंस का स्क्वेयर प्लस डिस्टेंस का स्क्वेयर, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ से, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो डिस्टेंस के स्क्वेयर को डिस्टेंस के स्क्वेयर के साथ ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वेयर ही आएगा, और हम वहाँ पर डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस के स्क्वेयर की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन क्या है, के काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है कि m1L2 T-2 इज इक्वल्स टू बी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स की डायमेंशन होगी, एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो L1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर की डायमेंशन L स्क्वेयर। तो यहाँ से बी की डायमेंशन आती है अपने पास m1L2 T-2 मल्टीप्लाई L2 बटे L1। तो यहाँ से b की डायमेंशन निकल कर आती है m1L3 और T-2, m1L3 T-2। और आंसर में प्रश्न में दे रखा है कि जो b की डायमेंशन है वो है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। इन दोनों कंपेयर कराएं तो a की जो वैल्यू है वो है 1, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू है वो है
3, b बराबर 3, c की जो वैल्यू है वो है -2, तो c बराबर -2। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 1 प्लस 3 -2, ये आ गया अपने 4 -2, ये आ गया 2। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, given that f is equals to a t to the power -1 plus b t square, where f denotes the force and t denotes the time and the dimension of a and b are respectively, f is equals to a t की पावर -1 प्लस b t स्क्वेयर। तो a t की पावर -1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a बटा टी प्लस बी टी स्क्वेयर। अब a बटा टी को हमने बी टी के साथ बी टी स्क्वेयर के साथ ऐड किया है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a बटा टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वेयर। a बटा टी और बी टी स्क्वेयर दोनों की डायमेंशन सेम है, तो जो डायमेंशन निकल कर आएगी इनको ऐड करने से, तो वो यही डायमेंशन होगी a बाई टी की और b बाई टी स्क्वेयर की। तो LHS में फोर्स है तो RHS में भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन है वो a बटा टी के डायमेंशन के बराबर है, तथा फोर्स की डायमेंशन ही b बटा टी स्क्वेयर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a बटा टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वेयर। हम यदि इनको सॉल्व करें तो डायमेंशन ऑफ ए कितनी आती है, ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ टाइम, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो फोर्स की डायमेंशन अपने पास कितनी है, m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई टाइम की डायमेंशन t1। तो ए की जो डायमेंशन आती है m1 l1 t-1, ए की डायमेंशन आ गई m1 l1 t-1। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, m1 l1 t-1 और m1 l1 t, तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर है अपने पास। तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर चेक करें, सॉरी डायमेंशन ऑफ बी, तो यहां से देखो आपने डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए बटा टी क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ ए कितनी है पास, m1 l1 t-1 और टी क्यूब की डायमेंशन है t3। जो बी की डायमेंशन निकल कर आती है वो है m1 l1 t-4। तो ये अपने पास m1 l1 t, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। If the percentage error in the measurement of radius of sphere is 2%, the maximum percentage in the measurement of the volume। तो इसने एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r डिफाइन कर लेते हैं, और r में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है, 2%। इसका वॉल्यूम v है, v का फॉर्मूला हम लिख पाते हैं 4/3 पाई r क्यूब। इसमें v में परसेंटेज एरर पूछे, तो देखो v में परसेंटेज एरर लिख पाएंगे हम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, देखो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो एरर किसके कारण प्रोड्यूस होगी, v में रेडियस के कारण। तो और रेडियस की पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 गुना परसेंटेज एरर इन r। तो
3 गुना आर में परसेंटेज एरर कितनी है, फर्स्ट में डिफाइन कर रखा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, एरर है रेडियस में, तो परसेंटेज एरर इन आर इज 2% इज इक्वल्स टू 6%। तो रेडियस में 2% एरर है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर 2% है, तो वॉल्यूम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी आ पाएगी, 6%। तो ऑप्शन ऑफ पास बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, yes, if force F, velocity V, time T are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are। तो हमें मास को लिखना है इन टर्म्स ऑफ F, V एंड T में। मास की यूनिट, मास की डायमेंशन में फोर्स, वॉल्यूम और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एज्यूम करना, ये प्रश्न में कहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर m बराबर कोई कांस्टेंट है k और यूनिट लेस कांस्टेंट है, यूनिट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट k है, और जो मास है वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है f की पावर a से, f की पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की पावर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम की पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने एक डिपेंडेंसी एज्यूम की है, यहाँ हम a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे तो m की एग्जैक्ट डिपेंडेंसी f, v और t पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर मास है, तो राइट दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, मास की डायमेंशन क्या होगी, m1 l0 t0 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, यूनिटलेस कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। f फोर्स है, इसकी डायमेंशन है अपने पास m1 l1 t-2 और f की पावर है a। वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होगी l1 t-1 मीटर प्रति सेकंड यूनिट से, और इसकी पावर कितनी है b। टाइम की डायमेंशन t1 इज इसकी पावर है c। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे a की पावर में, b की पावर में और c की, इन पावर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगी m की पावर a यहाँ से, और यहाँ m की टर्म है ही नहीं, तो m की टर्म आगे केवल m की पावर a ही आएगी। तो यहाँ से l की पावर a प्लस यहाँ से l की पावर b, और इसमें l है नहीं। टाइम की बात करें हम तो यहाँ पर टाइम की पावर माइनस की 2a, पावर में गुणा करा देंगे आप, माइनस का 2a, यहाँ पर टाइम की पावर आ गई माइनस का b, और यहाँ पर टाइम प्लस c, और LHS में हमारे पास m1 l0 t0। जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर पावर ऑफ m, l एंड t, m, l, t की पावर को कंपेयर करेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, m की पावर यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है a, और दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 1 है। यहाँ l की पावर है 0 और यहाँ l की पावर है a प्लस b, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b का मान कितना है 0। हमें पता है कि a का मान 1 है और a प्लस b का मान 0 है, इसका मतलब b का मान कितना होगा -1। और जब t को कंपेयर करें, t की पावर को कंपेयर करें तो t की पावर 0 है और यदि t की पावर -2a -b प्लस c है, तो इसके कंपेरिजन से हमें मिलेगा माइनस का 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है अपने पास -1 प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास c की वैल्यू आ गई -2 + 1 -1 और RHS में जाके होगा +1। c की वैल्यू +1, b की वैल्यू अपने पास -1 और a की वैल्यू +1।
ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m बराबर, डायमेंशन लिख नहीं रहे k की क्योंकि है ही नहीं, तो f की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो f की पावर 1, v की पावर b की वैल्यू अपने पास -1, तो v की पावर -1, t की पावर c है यहाँ पर, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, ये आ गई f1 v-1 और t1, ये अपने पास ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। In dimension of critical velocity Vc, the liquid flowing through a tube are expressed as eta to the power x, rho to the power y, and r to the power z. When eta, rho, and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid, and radius of the tube respectively, then the values of x, y, and z. कुल मिला के यही है कि अपने को डिपेंडेंसी निकालनी है वी सी की ईटा पर, रो पर और आर पर। तो निकालेंगे तो वहां से जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिलेगी उससे कंपेयर कर लेंगे। चलो लिखते हैं कि वी सी इक्वल्स टू के, ये यूनिटलेस कांस्टेंट है, आगे लिखा है ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड। तो अब हम दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे और उनका कंपेयर करेंगे। इससे मतलब अपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और रो, मास डेंसिटी और आर रेडियस, इनकी हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हम पहले ईटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं। हमें पता है जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है माइनस का ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ और कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया, दोनों परतों के कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है विस्कस फोर्स। इसमें अपने दोनों तरफ क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। फर्स्ट की डायमेंशन m1 l1 t-2 इज इक्वल्स टू ईटा की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। ए की डायमेंशन एरिया l2 dv बटा dx, dv क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी l1 t-1 बटा ये dx डिस्टेंस, ये हो गया l1। l1 से l1 कैंसिल हो गया, तो ईटा l2 t-1, ईटा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी हमारे पास m1 l1 t-2 बटा l2 t-1। ईटा इज इक्वल्स टू m1, l की पावर 2 ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये l की पावर -1 t की पावर -1, ये आ गया पास ईटा की डायमेंशन। यहां पर दोनों तरफ LHS और RHS में डायमेंशन लिखते हैं सबकी। तो VC वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी अपने पास L1 t-1 इज इक्वल्स टू के की डायमेंशन है नहीं, और ईटा की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर m1 l-1 और t-1, इसकी पावर है x। रो मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक मिनट रो के निकाल देते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की होगी अपने पास m1 बटा वॉल्यूम की होगी l3, तो ये अपने पास आ गई m1 l-3, ये रो की आ गई। तो रो की लिख दी हमने m1 l-3 की पावर y, और r क्या है डिस्टेंस, तो ये आ गई अपने पास l1 की पावर। इसको जब सोल्व करेंगे तो m की पावर x यहाँ से बनेगी, m की पावर y यहाँ से बनेगी, और यहाँ m है नहीं। बात करते हैं l की, तो लेंथ की पावर यहाँ से -x और यहाँ से माइनस का 3y और यहाँ से प्लस का z, और टाइम
केवल यहाँ पर है, इन दोनों टर्म में टाइम नहीं है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, टाइम की पावर माइनस एक्स। अब हम कंपेयर करते हैं एम एल और टी की पावर्स की। यहाँ पर एम है नहीं, तो इसको हम लिख पाएंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन। यहाँ से m की पावर जीरो और यहाँ है m की पावर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। नेक्स्ट l को कंपेयर करेंगे तो l की पावर वन और यहाँ l की पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, तो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड बराबर वन। और t की पावर कंपेयर करेंगे तो t की पावर माइनस वन और t की पावर यहाँ पर माइनस एक्स, तो माइनस वन बराबर माइनस एक्स। यहाँ से अपने पास आ गया x की वैल्यू आ गई वन, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे वन, यहाँ से y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस वन। ये दोनों यहाँ रखेंगे x और y, तो माइनस का x की वैल्यू आ गई अपने पास वन, माइनस का तीन, y की वैल्यू माइनस वन प्लस z इज इक्वल्स टू वन। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन। यहाँ से z की वैल्यू आ गई अपने पास वन प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये आ गया अपने पास z की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू वन, y की वैल्यू माइनस वन और z की वैल्यू भी माइनस वन। ये आ गया अपने पास x की वैल्यू वन, y की वैल्यू माइनस वन और z की पावर z की वैल्यू माइनस वन, तो वन माइनस वन। ऑप्शन बी अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लैंक कांस्टेंट h, speed of light in vacuum c, Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following? अपने को लेंथ डिफाइन करनी है, फंडामेंटल कांस्टेंट अपने पास तीन, उनकी टर्म्स में h, c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट c। अपने को तीन फंडामेंटल कांस्टेंट में लेंथ को डिफाइन करना। तो पहले अपने पास h, c और g की डायमेंशन पता होना चाहिए, तो वो g की डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि f इज इक्वल्स टू g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो g की डायमेंशन निकालनी है, तो f r स्क्वायर बटा m1 m2। जब हम यहाँ पर f की डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t माइनस टू और r स्क्वायर इसकी डायमेंशन होगी l2 डिवाइडेड बाई m1 गुणा m2 इनकी डायमेंशन होगी। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m और t माइनस, ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन। दूसरा h के लिए हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू h न्यू, तो प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन आएगी, वो आएगी E की डायमेंशन बटा न्यू की डायमेंशन। E की डायमेंशन होगी एनर्जी, तो m1 l2 t माइनस टू बटा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास t माइनस वन। h की डायमेंशन आ गई हमारे पास m1 l2 t माइनस वन। हम ये मान लेते हैं पहले कि L है वो h की पावर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c की पावर y की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और g की पावर z की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कितनी आ गई मेरे पास m0 l1 t, s की डायमेंशन क्या है अपने पास m1 l2 t माइनस वन इसकी पावर x, c वेलोसिटी इसकी डायमेंशन होगी मेरे पास l1 t माइनस वन इसकी पावर आ गई y, g इसकी डायमेंशन है अपने पास m माइनस वन l3 और t माइनस वन इसकी डायमेंशन है मेरे पास z। m की l की और t की डायमेंशन को एक साथ m पावर यहाँ बनेगी x, l की पावर यहाँ कितनी बनेगी 2x और y।
एक्स, यहाँ एम की टर्म है नहीं और यहाँ बनेगी माइनस जेड, एल की पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z और t की पावर माइनस का x माइनस का y माइनस का 2। अब हम m की पावर, l की पावर और t की पावर को दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ m की पावर 0 है और यहाँ है m की पावर x माइनस z। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस z बराबर 0। कौन t की पावर कंपेयर करें तो यहाँ t की पावर 1 है और यहाँ t l की पावर 1 और l की पावर है 2x प्लस वाई प्लस 3z, तो 2x प्लस वाई और t की पावर कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू z। और इक्वेशन इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस एक्स, ये हो गया x माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया और 3z माइनस 2z, ये हो गया z, x प्लस z बराबर 0.5। यहाँ हम देख रहे हैं कि x और z दोनों का सम कितना है, a, और दोनों क्या है, बराबर। इसका अर्थ हुआ x और z दोनों बराबर है और इनका मान है हाफ हाफ। जब हम x और z के मान यहाँ हाफ हाफ रख देते हैं तो माइनस, चलिए x का मान माइनस का हाफ माइनस वाई माइनस 2 और z की वैल्यू है हाफ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास माइनस का हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस की 3/2। x की, z की और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में l इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 और c की पावर y है, y का मान कितना है माइनस 3/2, c की पावर माइनस 3/2 और g की पावर z की वैल्यू है हाफ। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एच जी बटा यहाँ सी की पावर माइनस 3/2 डिवाइड में जाकर सी की पावर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एच जी बटा सी की पावर 3/2। तो अपने पास ये करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी of the dimension of length that can be found or named out of length that can be found out of c, g और e स्क्वायर बाई 4πε0। c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और e क्या, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 फर्मी ऑफ वैक्यूम। तो अपने पास L की डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है C पर, G पर और इस क्वांटिटी पर E स्क्वायर बाई 4πε0 पर। हम ये मान लेते हैं कि L डिपेंड करता है C पर, C की पावर X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, G की पावर Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और E स्क्वायर बटा 4πε0 इसकी पावर Z की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो K यहाँ पर यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो हमारे पास C की, G की और E स्क्वायर बाई 4πε0 इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो G की डायमेंशन तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में तैयार की थी, वो है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। C की डायमेंशन हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, L1 t -1 हो जाएगी। नेक्स्ट है E स्क्वायर बाई 4πε0। तो हम इसको रिलेट करते हैं कि
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनमें कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सॉरी कूलम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो डायमेंशन कितनी आएगी इसकी, एफ की डायमेंशन आपके पास m1 L1 T-2 और आर स्क्वायर की डायमेंशन होगी L2। इस क्वांटिटी की डायमेंशन आएगी आपके पास m1 L3 T-2। तो ये इस इक्वेशन में हम LHS और RHS में दोनों में डायमेंशन लिख देते हैं। तो लेंथ की डायमेंशन होगी m0 L1 T0 के यूनिट लेस है तो इसकी डायमेंशन होगी नहीं। c क्या है, लाइट की वेलोसिटी L1 T-1 इसकी पावर x। g की डायमेंशन है मेरे पास m-1 L3 और T-2 इसकी पावर y और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की पावर अपने पास m1 L3 T-2 इसकी पावर होगी z। सोल्व करते हैं अपने m0 L1 T0 RHS में m की पावर कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ m है नहीं, यहाँ m की पावर -1 पावर y है तो m की पावर -y होगी, यहाँ m की पावर 1 की पावर z है तो ये हो गया m की पावर -y प्लस z। l की पावर में यहाँ देखें तो यहाँ से l की पावर x बन जाएगी, यहाँ से l की पावर 3y बन जाएगी और यहाँ से l की पावर 3z बन जाएगी। t की पावर की बात करें तो यहाँ से t की पावर -x बन जाएगी, यहाँ से t की पावर -2y बन जाएगी और यहाँ से t की पावर, सॉरी इसको लिख लेते हैं, -2y बन जाएगी और यहाँ से माइनस का 2z बन जाएगी। अब पावर को कंपेयर कराएं, m की पावर RHS में -y प्लस z, इधर है 0, इसका मतलब हुआ कि -y प्लस z इज इक्वल टू 0। इससे अपने को ये मिलता है कि y और z दोनों क्या है, बदल। यहाँ RHS में l की पावर है x प्लस 3y प्लस 3z और LHS में l की पावर है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और यहाँ t की पावर है -x -2y -2z और यहाँ t की पावर है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि -x -2y -2z इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, ये बनता है 0 y प्लस z इक्वल टू 1 और y और z दोनों यहाँ से बराबर हैं, तो यहाँ से अपने ये मिलता है कि y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू हाफ। ये वैल्यूज यहाँ यदि रिप्लेस करते हैं अपने तो यहाँ से ये मिलता है कि माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। x की, y की और z की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, l की वैल्यू आ जाती है अपने पास, k को एक बार छोड़ देते हैं, केवल हमें c, g और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 पर डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं। तो c की पावर x और x की वैल्यू अपने पास -2, c की पावर -2, g की पावर y की वैल्यू है अपने पास हाफ और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी पावर है z और z की वैल्यू अपने पास हाफ। तो यहाँ से l इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, c की पावर -2 को लिख दिया, दोनों को रूट एक साथ लगाते हैं g का और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का, इन दोनों की पावर है 1/2। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ऑप्शन ए मेल खाता है, तो ऑप्शन ए अपने पास क्या गया इसका करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट पूछे तो हम पहले थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अपने पास ये कोई रोड है, तो ये टेम्परेचर T1 है, इस भाग का टेम्परेचर T2 है और दोनों भागों में
रोड के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं अलग अलग पॉइंट पर। ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अपने पास हीट इस रीजन से इस रीजन में फ्लो होती है। सपोज दैट इस रोड की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A है। तो इस रोड से फ्लो होने वाली हीट की जो फ्लो रेट है वो लिखेंगे dQ/dt, और वो लिखते हैं K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रोड की लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों एज के टेम्परेचर डिफरेंस के। और ये है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के। तो थर्मल कंडक्टिविटी के का यदि फॉर्मूला लिखें तो वो बन जाएगा हमारे पास dQ/dt L डिवाइडेड बाई A T1 माइनस T2। तो इसकी यूनिट लिखेंगे A की यूनिट, इधर RHS में यूनिट लिख देते हैं, dQ हीट ट्रांसफर dt टाइम में है ये, तो dQ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये हो गया जूल, dt टाइम सेकंड मल्टीप्लाई ये लेंथ है तो इसकी यूनिट होगी मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, और T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट की बराबरी है, तो ये हो गया केल्विन। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, जूल प्रति सेकंड, ये हो गया पावर, पावर की अपने पास यूनिट होती है वाट, मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई केल्विन इनवर्स, ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन डी होगी। In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Then the maximum percentage error of x, where x is defined as a square b to the power half divided by c to the power 1/3 and d cube will be। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में x को डिफाइन किया है, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 बटा सी की पावर 1/3 और डी की क्यूब। तो और इसमें x में परसेंटेज एरर पूछिए, हम डिफाइन करेंगे x परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू ए की पावर कितनी है 2 गुना में परसेंटेज एरर इन ए प्लस बी की पावर है 1/2 गुना परसेंटेज एरर इन बी प्लस सी की पावर है 1/3 प्लस 1/3 गुना परसेंटेज एरर इन सी प्लस डी की पावर है 3 तो 3 गुना परसेंटेज एरर डी। पावर को आगे लिख दिया और परसेंटेज एरर की वैल्यू से गुणा करा दिया। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू 2 गुणा परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर अपने पास 1%, उसको लिख दिया 1% प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन बी में परसेंटेज एरर अपने पास 2% प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन सी में परसेंटेज एरर अपने पास 3% प्लस 3 परसेंटेज एरर इन डी, और डी में परसेंटेज एरर अपने पास 4%, ये हो गया 2%, ये हो गया 1%, ये भी हो गया 1%, ये हो गया 12%।
आंसर है मेरे पास 100%। करेक्ट आंसर बी। Taking into account of the significant wave, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 मीटर? तो हमें एक कैलकुलेशन करनी है। 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें 9.99 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.009 है। ध्यान रखना है अपने को सिग्निफिकेंट आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर ही आंसर करना है। तो फिर इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल ये रहता है कि जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं इसमें, यहाँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। तो अपने को जो आंसर आता है वो डेसिमल के बाद में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस बड़ा आंसर करना है अपने को। तो जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट आने चाहिए। तो इस आधार पर अपने एक डायरेक्ट आंसर जज करें तो इसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है। तो करेक्ट आंसर तो अपने पास ये हो गया ऑप्शन ए। इनको सब करें, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट और इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट। तो डेसिमल के बाद कम डिजिट किसके पास है? यहाँ 2 डिजिट है। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आने चाहिए। तो ये अपने पास ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन पूछे हमें, तो हमें पहले स्ट्रेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन होगी तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायमेंशन अपने पास कितनी है? m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन अपने पास l2। ये डायमेंशन आ गई स्ट्रेस के अपने पास m1 l-1 t-2। तो अपने पास ऑप्शन सी के साथ ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n+1 खानों का मुख्य पैमाने के n खानों के मान के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.1 मिलीमीटर हो तो वर्नियर नियतांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट पूछा है कुल मिला। इस प्रकार से एक वर्नियर स्केल है, इसके पीछे एक मेन स्केल है। तो मेन स्केल के ये बता रहा है कि n खाने, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से n खाने हैं। और यहाँ पर वर्नियर स्केल पर कितने खाने हैं इसके? वर्नियर पैमाने के n+1 खाने बराबर है। ये वर्नियर स्केल यहाँ होता है इस पर, ये वर्नियर स्केल में n+1 खाने हैं यहाँ पर। तो मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग का एक खाना है वो कितना देर का है? मुख्य पैमाने की एक खाने का मान देगा 0.1 मिलीमीटर। और ये भी देर का है कि n+1 खाने हैं वर्नियर स्केल के बराबर है n खाने मेन स्केल के। तो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, या फिर यूं बोल दें कि वर्नियर नियतांक। वर्नियर नियतांक वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है ये, अल्पतमांक इज इक्वल्स टू एक मेन स्केल रीडिंग माइनस एक खाना वर्नियर स्केल का।
इनका दोनों का डिफरेंस होता है वो वर्नियर नियतांक होता है। तो हमें पता है कि n+1 VSR इज इक्वल टू n MSR। तो 1 MSR माइनस VSR की वैल्यू यहाँ से डिराइव करें अपने, तो n डिवाइडेड बाई n+1 MSR। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू अब रहती है अपने पास n+1 मेन स्केल रीडिंग माइनस n मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई n+1। तो n से ये n कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास मेन स्केल डिवीजन रीडिंग का एक खाना डिवाइडेड बाई n+1। तो 1 MSR की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल टू 0.1 को लिख दिया हमने 10⁻⁻1 गुणा मिलीमीटर को हमने लिख दिया 10⁻⁻1 सेंटीमीटर बटा n+1 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 गुणा 10⁻⁻1 ये हो गया 10⁻⁻2 और बटा में गया 10⁻⁻2 मतलब 100 n+1 और ये किस में सेंटीमीटर में। तो प्रॉब्लम में मैंने पूछा है कि वर्नियर नियतांक सेंटीमीटर में बताइए, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/100 बटा n+1। तो आंसर डी अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम जानते हैं कि विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कांटेक्ट ऑफ एरिया होता है उसके और वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv/dx। यहाँ पर ईटा के अपने पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अपने पास। ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया और dx/dv, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास ईटा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे हम पहले m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन L2 मल्टीप्लाई dx, दो परतों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन आ गई L1 डिवाइडेड बाई dv, वेलोसिटी डिफरेंस है तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वो आ गई L1 T-1। इस L1 से ये L1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया अपने पास m1, ये L2 पर जाएगा तो ये आ गया अपने पास L-1 और T-1। ऑप्शन सी अपने पास क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस किसकी अपने पास, वर्क की डायमेंशन अपने पास होती है m1 L2 T-2, पावर की डायमेंशन होती है अपने पास, पावर क्या है, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T-3। और फोर्स की जो डायमेंशन है m1 L1 T-2, फोर्स की डायमेंशन हम F बराबर MAC डायव कर लेंगे, A यहाँ पर एक्सेलरेशन है और M क्या मास है। और मोमेंटम की जो डायमेंशन है, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन अपने पास आ गई m1, मास की डायमेंशन m1 और वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई L1 T-1। तो मोमेंटम की डायमेंशन अपने पास आ गई m1 L1 T-1। जो फोर्स की लिख दी, पावर की लिख दी, वर्क की लिख दी,
मोमेंटम की लिख दी। अब एनर्जी की लिखते हैं। एनर्जी की डायमेंशन होती है अपने पास, तो फॉर्मूला एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव कर लेते हैं। या तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काम लेते हैं। कोई सा भी अपने फॉर्मूला काम लेंगे तो इनमें जो एनर्जी की डायमेंशन निकल के आती है वो है m1L2T-2। तो यहाँ से हम चेक करते हैं इन सभी की डायमेंशन, तो पता चलता है कि वर्क और पावर की डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट नहीं है। मोमेंटम और एनर्जी की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन अपने पास नहीं है। फोर्स और पावर की डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट है, ऑप्शन ये भी नहीं है। ऑप्शन लास्ट, वर्क एंड एनर्जी, वर्क की पावर डायमेंशन अपने पास m1L2T-2 और जो एनर्जी की डायमेंशन है वो है m1L2T-2। तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। फिजिकल रिलेशंस को डिराइव करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स ये कहते हैं कि कुछ फॉर्मूलेज जो एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय पद रखते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म कंसिडर है, तो एक्सपोनेंशियल कोमा लॉगरिथमेटिक इस प्रकार से, कोमा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड और कुछ फॉर्मूलाज वो होते हैं जिनमें 2 और मोर टर्म्स आती है, टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वे फॉर्मूला जिनमें 2 या अधिक पद जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, उन फॉर्मूलाज को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये जो ऑप्शन ए है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला ये अपने पास n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस लैम्डा टी, इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें 2 टर्म है और दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को भी हम डिराइव नहीं कर सकते। और ऑप्शन ये है अपने पास एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पेयर having the same dimension is velocity and angular velocity, work, torque, angular momentum in linear momentum, angular momentum, work। तो हम पहले वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन आती है मीटर पर सेकंड से L1 T-1 से। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन की कोई डायमेंशन है नहीं। वर्क, इसकी डायमेंशन आती है अपने पास m1L2 T-2। टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स m1L1 T-2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन आ गई L1, तो टॉर्क की जो डायमेंशन बनती है अपने पास m1L2 T-2। एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, तो आई का फॉर्मूला होता है अपने पास एम आर स्क्वेयर
मल्टीप्लाई ओमेगा। m मास डायमेंशन m1, r स्क्वायर डिस्टेंस डायमेंशन l2 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायमेंशन t-1। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन बनती है m1 l2 t-1। वर्क की डायमेंशन हम लिख दी, एंगुलर मोमेंटम की लिख दी, और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बनती है, फॉर्मूला है mv। तो मास डायमेंशन m1 और वेलोसिटी डायमेंशन l1 t-1, इसकी जो डायमेंशन निकल कर आती है m1 l1 t-1। तो हम चेक करते हैं कि किन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ऑप्शन गलत है, इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। वर्क एंड टॉर्क, वर्क और टॉर्क m1 l2 t-2, m1 l2 t-2 दोनों की डायमेंशन सेम है। तो इस पेयर में जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी है इनकी डायमेंशन सेम है, ऑप्शन सी। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम m1 l2 t-1 और वर्क m1 l2 t-2, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की m1 l2 t-1 और लीनियर मोमेंटम की m1 l1 t-1, तो इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। In terms of basic units of mass m, length l, time t and charge q, the dimension of magnetic permeability of free space mu0 will be। mu0 की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इफ दो चार्जेस q1 और q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला कूलॉम इंटरेक्शन फोर्स लगेगा 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से 1/ε0 की जो डायमेंशन निकल कर आती है वो आ गई फोर्स की डायमेंशन, और मल्टीप्लाई r स्क्वायर की डायमेंशन मल्टीप्लाई q स्क्वायर की डायमेंशन। मल्टीप्लाई, तो हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो वेलोसिटी c इज इक्वल्स टू 1/√μ0ε0, और यहाँ से 1/ε0 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है μ0 c स्क्वायर। तो 1/ε0 को रिप्लेस करते हैं μ0 c स्क्वायर से, तो μ0 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई r स्क्वायर बटे q स्क्वायर। तो यहाँ से μ0 का जो फॉर्मूला है वो बनता है, डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन गुणा r स्क्वायर की डायमेंशन बटा q स्क्वायर और c स्क्वायर की डायमेंशन। अब फोर्स की डायमेंशन कितनी है अपने पास, m1 l1 t-2 गुणा r स्क्वायर की डायमेंशन l2 डिवाइडेड बाई q स्क्वायर की डायमेंशन, q को फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम किए, और c स्क्वायर की डायमेंशन, c लाइट वेलोसिटी है ये, तो l2 t-2। वैसे c लाइट की वेलोसिटी l1 t-1 लिखते, यहाँ c स्क्वायर है तो हमने लिख दिया l2 t-2। तो यहाँ से जो सोल्व करने पर μ0 की डायमेंशन निकल कर आती है वो है m1 l2 से l2 कैंसिल, m1 l1 t-2 से t-2 कैंसिल, और q-2 m1 l1 q-2। तो ये अपने पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following pairs does not have same dimension? सेम डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन अपने पास m1 l2 t-2, यही अपने पास एनर्जी की डायमेंशन आती है। तो ये वर्क और एनर्जी तो सेम डायमेंशन है। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2π या फिर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकल आती है वो है यूनिट प्रति सेकंड बनती है, तो m0 l0 t-1। और फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन आती है वो भी प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज जो मात्रक है, तो इसकी डायमेंशन m0 l0 t-1। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की भी सेम डायमेंशन है। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। प्लांक कांस्टेंट हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्वांटाइजेशन से एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है E बराबर एच न्यू। तो यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन बटा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास m1 l2 t-2 बटा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1 प्रति सेकंड से। जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकल करती है वो है m1 l2 t-1। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई क्या है, mr² मल्टीप्लाई ओमेगा। इसकी जब डायमेंशन लिखे तो मास m1 r² l2 और ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी t-1। तो m1 l2 t-2 एंगुलर मोमेंटम और m1 l2 t-1 ये भी प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों पे भी डायमेंशन सेम है। अब बात करते हैं टॉर्क की और इम्पल्स की। टॉर्क की जो फॉर्मूला है r क्रॉस f, तो डायमेंशन लिखें तो l1 और फोर्स की डायमेंशन m1 l2 t-1। जो डायमेंशन टॉर्क की है m1 l2 l3 और t-1, m1 l1 और l2 ये l3 हो गया और t-1। टॉर्क की डायमेंशन आएगी पास m1 l3 और t-1। अब बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी t-2 t-2 और डेल्टा टी क्या टाइम, तो ये हो गया t1। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन निकल कर आती है m1 l1 t-1। तो यहाँ जो टॉर्क की डायमेंशन है m1 l3 t-1 और जो इम्पल्स की डायमेंशन है वो है m1 l1 t-1। तो इस पेयर की डायमेंशन सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स m1 l1 t-2, that is correct answer, option C. Next, the percentage error in the measurement of mass and speed are 2%, 3% respectively. Estimate maximum error in the kinetic energy. तो हम kinetic energy का फॉर्मूला लिखें तो ये अपने पास हाफ mv²। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो हाफ तो कांस्टेंट है, मास की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन मास प्लस वेलोसिटी की पावर 2 है तो 2 गुना परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन मास, तो मास में परसेंटेज एरर अपने पास 2% प्लस परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो 2 गुना वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 3%, तो ये आ गया आपके पास 2% प्लस 6%। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर 8% आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द फोर्स F in terms of time t and displacement x is represented by the F is equals to
a cos bx plus c sin dt, then dimension of ad by b will be। तो हमें फोर्स डिफाइन किया है F इज इक्वल्स टू a cos bx प्लस c sin dt। तो हमें पता है कि a cos bx और c sin dt को ऐड किया है, इसका मतलब इन दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। और फोर्स की जो डायमेंशन है इनके इक्वल है। हम ये भी जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, cos bx की कोई डायमेंशन नहीं है और sin dt की कोई डायमेंशन नहीं है। इट मीन्स फोर्स की डायमेंशन ये टर्म रखती है a और फोर्स की डायमेंशन c। तो फोर्स की डायमेंशन ऑफ ए फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी, तीनों की डायमेंशन बराबर है। जब cos bx की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको 1 मान लेते अपनी, तो bx की आर्ग्यूमेंट में भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो b की डायमेंशन आई वो आई 1/x की डायमेंशन की इक्वल, और वो कितनी है l-1। यहां से sin dt, sin dt की कोई डायमेंशन नहीं, इट मीन्स dt की भी कोई डायमेंशन नहीं है, हम इसको एक बार 1 मान लेते हैं। तो d की डायमेंशन कितनी आई 1/t की डायमेंशन की इक्वल, और वो अपने पास डायमेंशन आती है t-1। तो a की डायमेंशन अपने पास है, फोर्स की डायमेंशन इक्वल, तो a की डायमेंशन अपने पास आती है m1 l1 t-2। तो हमें डायमेंशन पूछी गई है ad/p की, तो a की डायमेंशन अपने पास है m1 l1 t-2 और d की डायमेंशन अपने पास t-1 डिवाइडेड बाई b की डायमेंशन अपने पास l-1। तो इसको सोल्व करने पर ad/b की जो डायमेंशन निकल कर आती है वो है m1 l2 t-3, m1 l2 t-3। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if E, L, M and G represents energy, angular momentum, mass and universal gravitational constant respectively, then what should be dimension of P in the formula this। तो इस फॉर्मूले में हम एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम की, मास की और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन पुट करके P की डायमेंशन डिराइव करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रहे कि ये जो L है और ये जो L है ये तो है एंगुलर मोमेंटम, और जो डायमेंशन में ऑप्शन में दिया है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम की, मास की और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन डिराइव करते हैं। हमें पता है कि E की जो डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन वो है m1 l2 और t-2, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम डायमेंशन पहले भी डिराइव कर चुके हैं, वो हमें प्राप्त हुई थी m-1 l3 और t-2। m फंडामेंटल क्वांटिटी है और हम l की डायमेंशन डिराइव करते हैं। हम जानते हैं कि l इज इक्वल्स टू r क्रॉस p, और p की वैल्यू हम mvr पुट करते हैं, तो सॉरी p की वैल्यू m पुट करते हैं तो l की वैल्यू हमारे पास mvr आ जाती है। अब हम l की जो डायमेंशन निकल करते हैं ये तो होगी मास की डायमेंशन, वेलोसिटी डायमेंशन l1 t-1 l1 t-1 और जो r की डायमेंशन है वो है l1। तो l की डायमेंशन निकल कर आती है अपने पास m1 l2 और t-1। सभी डायमेंशन को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, p इज इक्वल्स टू e l² m की पावर -5 और g की पावर -2। एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास है m1 l2 t-2 और l की जो डायमेंशन है वो है m1 l2 t-1, इसकी पावर है अपने पास 2, और m
इसकी पावर है -5 मास है ये, और जो g है इसकी जो डायमेंशन है अपने पास m-1 L3 और t-2, इसकी डायमेंशन अपने पास है माइनस का पावर -2। इसको जब सोल्व करते हैं तो बनता है अपने पास m1, यहाँ से m1 हो गया, यहाँ से m की पावर 2 और यहाँ से m की पावर -5 और यहाँ से m की पावर +2। l को सोल्व करें तो यहाँ l की पावर 2, यहाँ l की पावर 2 और 2 4 गुणा, यहाँ l है नहीं, यहाँ l की पावर आती है -6। t को देखें तो यहाँ तो t की पावर -2 और यहाँ भी t की पावर -2, यहाँ t है नहीं और यहाँ t की पावर +4 बनती है। तो यहाँ से m की पावर 1 2 3 और 2 5 -5, m की पावर 0, l की पावर 4 और 2 6 -6, l की पावर 0 और t की पावर -4 और +4, t की पावर भी 0। तो p क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। m0 l0 t0, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if E is electronic charge, c is speed of light in free space and h is Planck constant, then 1/4πε0 E square has the dimension of। तो हम जानते हैं कि ये अपने पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगता है वो है 1/4πε0 E स्क्वेयर बटा r स्क्वेयर। तो यहाँ से हम 1/4πε0 और E स्क्वेयर की डायमेंशन और जो निकल कर आएगी वो f गुणा r स्क्वेयर की डायमेंशन के बराबर होगी। और ये भी जानते हैं कि hc बटा लैम्डा ये एनर्जी है। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो इक्वेशन 1 में भाग दे रहे हैं इक्वेशन 2 का, तो ये अपने पास मिलता है इससे लैम्डा बटा 4πε0 E स्क्वेयर बटा hc इज इक्वल्स टू fr स्क्वेयर बटा E। तो डायमेंशन हमें निकालनी है 1/4πε0 E स्क्वेयर बटा hc, ये डायमेंशन निकल कर आएगी अपने पास fr स्क्वेयर बटा E लैम्डा। हमें fr स्क्वेयर बटा E लैम्डा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो जो 1/4πε0 E स्क्वेयर बटा hc, इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन है अपने पास m1 l1 t-2, r स्क्वेयर की डायमेंशन l2 डिवाइडेड बाई एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t-2 और लैम्डा की डायमेंशन l1। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो m1 l3 t-2 डिवाइडेड बाई m1 l3 t-2, तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है m0 l0 t0। तो ये जो क्वांटिटी है 1/4πε0 E स्क्वायर बटा hc के, इसकी डायमेंशन निकल कर आती है m0 l0 t0 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, efficiency of a Carnot engine is given by eta is equals to alpha beta by sin theta log of bx by kt, where alpha beta are constant, t is temperature, theta is angular displacement, k is Boltzmann constant and x has the dimension of length, in which following statement is not correct। नोट करेक्ट। तो अपन इसको चेक करते हैं कि साइन थीटा ये डायमेंशन लेस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। log ऑफ बीटा एक्स बाई के टी ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। तो
तो यहाँ से अपने पास बीटा एक्स की डायमेंशन है वो के टी की डायमेंशन के बराबर आएगी। तो बीटा की डायमेंशन आएगी वो आएगी के टी बाई एक्स। के टी अपने पास है एनर्जी। मैक्सवेल इक्विपार्टीशन थ्योरी से हम लिखते हैं कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है वो हाफ के टी होती है। तो ये के टी की एनर्जी की डायमेंशन है m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई L1। जो बीटा की डायमेंशन निकल कर आती है वो है m1 L1 T-2 और ये हमें पास फोर्स की डायमेंशन है। तो जो पहला ऑप्शन है बीटा हैज़ द डायमेंशन सेम एज फोर्स, तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, हमें तो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन देखना है। सेकंड, एक्स एल्फा हैज़ द डायमेंशन सेम एज एनर्जी। हमें पता है कि साइन थीटा डायमेंशनलेस है, log ऑफ बीटा एक्स बाई के टी ये भी डायमेंशनलेस है, तो ईटा की जो डायमेंशन है वो एल्फा बीटा की डायमेंशन के बराबर आएगी। ईटा क्या है, इफिशिएंसी, ये भी डायमेंशनलेस है, तो एल्फा बीटा जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस आती है। तो हमारे पास यहाँ पर एल्फा की जो डायमेंशन आएगी वो वन बाई बीटा की डायमेंशन के इक्वल आएगी। तो हमें चेक करना है कि एक्स बाई अल्फा इसकी डायमेंशन, तो एक्स की डायमेंशन मल्टीप्लाई 1 बाई अल्फा की डायमेंशन मतलब बीटा की डायमेंशन इज इक्वल्स टू एक्स की डायमेंशन होगी प्लस L1 और बीटा की डायमेंशन मेरे पास है m1 L1 T-2। तो जो एक्स बाई अल्फा की डायमेंशन आती है वो है m1 L2 T-2। ये क्या है कि एक्स बाई अल्फा हैज़ द डायमेंशन ऑफ सेम एज एनर्जी, तो ये एक्स बाई अल्फा की जो डायमेंशन है m1 L2 T-2 एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, साइन अल्फा बाई ईटा हैज़ द डायमेंशन सेम एज अल्फा बीटा। तो साइन थीटा डायमेंशनलेस और ईटा भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो साइन थीटा बटा ईटा ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, डायमेंशनलेस। और अपने जो पास जो अल्फा बीटा क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस है, अल्फा बीटा की क्वांटिटी है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब साइन थीटा बाई ईटा की जो डायमेंशन है वो अल्फा बीटा की डायमेंशन के इक्वल है। साइन थीटा बाई बीटा हैज द डायमेंशन सेम एज अल्फा बीटा, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा है सेम डायमेंशन, तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब अल्फा और बीटा आपस में डायमेंशन है वो रेसिप्रोकल है। अल्फा की जो डायमेंशन है वो 1 बाई बीटा की डायमेंशन के इक्वल है। और स्टेटमेंट में कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा है द सेम डायमेंशन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोई क्वांटिटी z डिफाइन की है, ए स्क्वेयर बी क्यू बाई सी की पावर 4, रिलेटिव एरर इन z विल बी। तो हम लिखते हैं z में परसेंटेज एरर लिख लेते हैं एक बार, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल्स टू a की पावर है 2, तो 2 गुणा परसेंटेज एरर इन a प्लस b की पावर है 3, तो 3 गुणा परसेंटेज एरर इन b प्लस c की पावर 4 है, तो 4 गुणा परसेंटेज एरर इन c। तो परसेंटेज एरर इन z हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई z मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल्स टू 2। परसेंटेज एरर इन a, तो डेल्टा a बटा a मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन b, और ये होगा अपने पास डेल्टा b बटा b मल्टीप्लाई 100% प्लस 4 परसेंटेज एरर इन c, ये होगा अपने पास डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई
100%। तो 100% को हम कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचता है अपने पास डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी। तो ये अपने पास क्या है, डेल्टा जेड बाई जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एरर in z is equals to 2 delta a by a plus 3 delta b by b plus 4 delta c by c। तो ये अपने पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।